पता चला एग्जाम हो गया है, 1857 की क्रांति भी खत्म नहीं हुई है, और एग्जाम के टाइम में क्या कर रहे हैं, तो सर टॉप क्वेश्चन लगा रहे हैं कि कहीं फंस जाए। चिल्ला, टॉप क्वेश्चन लगातार करने से टॉप नहीं बन पाओगे, ये सच्चाई है। अगर आप डे वन से CBT1 और CBT2 दोनों को फोकस रह करके तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, तो आप ये श्योर मानिए कि आपकी सफलता निश्चित होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। तो ऐसे में जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो सिलेबस है उस पर कंप्लीट फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आपके लक्ष्य तक जो जाने का मार्ग होगा वो सटीक होना चाहिए, और सटीक मार्ग आपको तब तक पता नहीं चल पाएगा जब तक कि आप सिलेबस को बेहतर ढंग से नहीं समझेंगे। तो तैयारी को स्टार्ट करने से पहले जो पहला काम होना चाहिए मेरे मित्र वो क्या होना चाहिए, सिलेबस का एनालिसिस। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इसी चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जो एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी है उसमें आपका जो सिलेबस का पैटर्न है और साथ में जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, और इसमें आपको कितने सवाल पूछे जाएंगे और आपका टॉपिक कौन कौन सा रहने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप भी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आप एनटीपीसी नई भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो मेरे मित्र जो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर कमांड होना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप चाहें तो मेरे मित्र एनटीपीसी पीवाईक्यू को आप किरण पब्लिकेशन के इस वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बुक के सहारे, जो कि आपका टीसीएस पैटर्न पे आधारित है, आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हो। बहरहाल अगर हम लोग बात करें आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी है उसकी, तो आप सबों को मालूम है कि जो ग्रेजुएट लेवल पे आपको वैकेंसी देखने को मिली है वो किस किस लेवल के लिए, तो लेवल 5 एवं 6 के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिली है। और मेरे मित्र जो कुल पदों की संख्या है वो कितनी है, 8113 है। ये चीज आप सभी को बखूबी मालूम है। अगर हम लोग एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और डिस्कस करें तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो फॉर्म स्टार्ट होनी है वो फॉर्म जो स्टार्ट होनी है वो आपका 14 सितंबर 2024 से, और जो आपका फॉर्म बंद होना है वो कब है, तो सर 13/10 यानी कि 13 अक्टूबर 2024। तो 14 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट है और सर 13 अक्टूबर को ये आपका फॉर्म जो है भराना बंद हो जाएगा। इससे पहले आप फॉर्म डाल सकते हैं अगर आप एनटीपीसी में जाने के इच्छुक हैं तो। नाउ द पॉइंट इज दैट सर इस एग्जाम के लिए जो हमारा सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि एनटीपीसी एग्जाम में आपको 2 परीक्षा से गुजरना होता है। पहला तो आपका CBT1, पहला कौन सा होता है आपका, तो CBT1 होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तो सर दूसरा होता है हमारा CBT2। और फिर मेरे मित्र पोस्ट के हिसाब से आपका साइको भी होता है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो अगर आपने स्टेशन मास्टर का पोस्ट भरा है तो आप CBT1 CBT2 क्वालिफाई कर जाते हो, तो इसके बाद आपको सीबैट देना होगा यानी कि साइको देना होगा। अगर कोई टाइपिंग वाला पोस्ट आपने डाला है तो CBT1 और CBT2 के बाद आपको क्या करना होगा, टाइपिंग टेस्ट देना होगा। मेरे मित्र टाइपिंग टेस्ट या साइको तक आप तभी पहुंचेंगे जब आप CBT1 और CBT2 को क्या कर चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो CBT1 का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो आपका कुछ इस तरीके से है। अगर आप चर्चा करोगे किसकी, सर एनटीपीसी CBT1 एग्जाम पैटर्न की, एनटीपीसी CBT1 एग्जाम पैटर्न की, तो गौर से देखिएगा कि इसमें आपको 3 सब्जेक्ट पे कमांड करनी है मेरे मित्र। 3 सब्जेक्ट में पहला आपका कौन सा है, जनरल अवेयरनेस। इसमें आपको जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। CBT1 में टोटल सवाल 40 रहने वाले हैं। दूसरा है आपका मैथमेटिक्स और इससे 30 सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा है आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जिससे आपको 30 सवाल देखने को मिलेंगे। और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 100। और मेरे भाई आपको इसमें समय कितना मिलेगा, 90 मिनट का। बोले तो आपको 1.5 आवर समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे की समय मिलेगी सर किसके लिए, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें क्वेश्चन का बंटवारा जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन, मैथ का 30 और रीजनिंग का 30 सवाल आपसे पूछा जाएगा सर CBT1 में। किसमें सर, CBT1 में।
अब मेरे मित्र कोई भी छात्र जो सीबीटी 1 को क्रैक करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है वो इस तीनों ही सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर करना चाहेगा। और मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि एनटीपीसी जैसे एग्जाम में सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ लेने से नौकरी हो जाएगी, सर ये जरूरी नहीं है। अगर आपको एनटीपीसी जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको इस तीनों सब्जेक्ट पे कमांड होना जरूरी होगा। और मेरे मित्र जब तक आप इस तीनों में अच्छा नंबर नहीं लाएंगे आप सीबीटी 1 पास नहीं कर सकते। अब सवाल यहां पे ये है कि सर इस तीनों नंबर में, इस तीनों सब्जेक्ट में अच्छा नंबर कैसे लाया सर? तो मेरे मित्र किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाने का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है सर सिलेबस एनालिसिस। अगर आप एक बार सिलेबस को सर समझ गए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने अपने तैयारी को सही आयाम दे दिया तो यकीन मानिए मेरे मित्र आप उस सब्जेक्ट में बेहतर नंबर ला सकते हैं, या आप यूं बोल लो कि आप उस सब्जेक्ट को फोड़ने की क्षमता रख सकते हैं। अब सवाल यहां पे ये है कि सर यहां जो मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाएंगे उसके लिए टॉपिक कौन सा रहेगा? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो आपका टॉपिक रहने वाला है मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये सर कुछ इस तरीके से होगा। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये आपके मैथ के पोर्शन है। अब हमारे बहुत सारे छात्र जो नए तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं है, जो नए तैयारी कर रहे हैं वो यहीं आके फंस जा रहे हैं, यहीं आकर के दिक्कत होना शुरू हो जा रही है। मेरे मित्र दिक्कत इसलिए हो रही है कि हम जब भी रेलवे एग्जाम की तैयारी या फिर एनटीपीसी की तैयारी के लिए मैथ पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें सर रेलवे एग्जाम का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे एनटीपीसी एग्जाम में जो मैथ के सवाल पूछे जाएंगे सर वो पूरा का पूरा इतना ही सिलेबस से पूछा जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो मैथ से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसके सिलेबस में जो मैथ का टॉपिक दिया हुआ है उसका पहले हम बेसिक क्लियर कर लें, उससे संबंधित क्वेश्चन लगा लें, इस पे सर 100% कमांड कर ले। अब 100% कमांड करने का मतलब क्या हुआ कि सर हमने अगर फ्रैक्शन या एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ा है तो इससे संबंधित कोई भी सवाल हमारे सामने आ जाए हमारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम उसको लगा लें। लेकिन हमारे बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि तैयारी तो जरूर स्टार्ट करते हैं, पूरा सर सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनको फिक्र किस बात की रहती है कि सर यहां तक हो गया है आगे कहिया होगा, यहां तक हो गया है आगे कहिया होगा। मेरे मित्र आपको क्या चाहिए? आपको पहले चाहिए कि सर जहां कहीं भी आप कर रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, कर्म बाय कर्म, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को फॉलो करें। आप कभी ये कोशिश ना करें कि ये पूरा का पूरा सिलेबस हमारा एक साथ हमारे माइंड में आ जाएगा, संभव ही नहीं है। हमारे माइंड में नहीं आया तो आप लोगों के माइंड में कहां से आ जाएगा? सर सारा सिलेबस एक बार नहीं आता है, हमारी एक्सपीरियंस 7-8 साल की है। तो मेरे मित्र कोई जो छात्र होते हैं उनको समझने में, बुझने में समय लगता है, तो थोड़ा सा आपको वक्त देना होगा और तैयारी के लिए आपके पास समय भी रहेगा। तो पहला काम तो सर सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं, जैसे कि आपने मैथ का देखा तो इसके बेसिक को क्लियर कीजिए, इससे संबंधित सवाल लगाइए, इस पे 100% कमांड कीजिए। इसके बाद आपको जो करना है कीजिए, प्रैक्टिस लगाइए सर, मॉक लगाइए, धुआंधार बैच में जुड़िए सर, मतलब महाभारत में जुड़िए, जहां जुड़ना है जुड़िए, लेकिन पहले इसके बेसिक को क्लियर कीजिए। सेम उसी तरीके से मेरे मित्र रीजनिंग की भी, रीजनिंग में भी आपका 30 सवाल पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस तो इसका भी है। अब इसके जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो एनालॉजीज की बात की जाए, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, जो भी मेरे मित्र टॉपिक हैं इन सभी का पहले आप बेसिक क्लियर करें, फिर इससे सर संबंधित क्वेश्चन लगाएं, इससे संबंधित पीवाईक्यू का एनालिसिस करें। मेरे मित्र जो पीवाईक्यू के एनालिसिस के लिए मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक बताई, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेस्ट है, आप उससे बेस्ट एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपके पास इसका बेसिक जानकारी है तो क्या होगा, जो सर आपका लेवल है वो बूस्ट होगा। अब ध्यान दीजिएगा आगे कि सर जनरल अवेयरनेस में जो आपको टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, अब ये टोटल 40 क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक से पूछे जाएंगे और हमारे कई छात्र इस भ्रम में जी रहे हैं, कई छात्र इस भ्रम में जी रहे हैं कि जीके जीएस में आप कितना भी पढ़ाई कर लो नंबर नहीं आएगा। मेरे भाई गलत भ्रम में जी रहे हो। क्या जो अभी एनटीपीसी में जॉब कर रहा है उस लड़का को जीके जीएस में कुछ नहीं आता होगा? क्या उसका रिजल्ट जीके जीएस पे नहीं हुआ है? मेरे मित्र जीके जीएस में भी नंबर उठता है, बस पढ़ने का तरीका होना चाहिए, आपको सिस्टमेटिक ढंग से चीजें मालूम होनी चाहिए, क्या करना है यह मालूम होनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सर जनरल अवेयरनेस पढ़ना है तो जनरल अवेयरनेस के लिए हम पूरा सिलेबस, पूरा इतना मोटा मोटा बुक उठा के ले आएंगे और पढ़ना एकदम स्टार्ट कर देंगे। पता चला एग्जाम हो गया है, 1857 की क्रांति भी खत्म नहीं हुई है। और इतना ही नहीं सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब एकदम पूरा ग्रंथ है पढ़ना है,
अगर हम पढ़ने के चक्कर में पता चला सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ और एग्जाम के टाइम में क्या कर रहे हैं, तो सर टॉप क्वेश्चन लगा रहे हैं कि कहीं फंस जाए। चला टॉप क्वेश्चन लगातार करने से टॉप नहीं बन पाओगे, ये सच्चाई है। आपको सिलेबस पे आना होगा। और मेरे मित्र, अगर आप जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करें कि सर ये कैसे पूरा होगा, मेरे मित्र ये आराम से पूरा हो जाएगा। इसके 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप यहां से मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। याद रखना, टाइम मैनेजमेंट नाम का भी कोई चीज होता है जिसका आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको अगर आप एक बार सही ढंग से पढ़ लो तो दिमाग से नहीं उतरेगी। और मेरे मित्र, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। तो अगर आप जीके जीएस पे ढंग से कमांड करते हैं मेरे भाई, तो आप अपना समय भी बचा सकते हैं, रिजल्ट भी बूस्ट कर सकते हैं। बचा हुआ समय आप मैथ रीजनिंग में डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। वो आपके लिए सर क्या हो जाएगा, आप यूं कह लो कि एक तरह से बोनस पॉइंट हो जाएगा। अब सर ये पूरा कैसे होगा, कैसे पूरा होगा, दैट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे मित्र, पहला पूरा करने का जो पहला स्टेप है वो क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस। ध्यान से समझिएगा, आप लिख लीजिएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका रिजल्ट बूस्ट हो जाएगा, रिजल्ट आपका होगा। मेरे मित्र, पीवाईक्यू एनालिसिस सबसे पहले जरूरी है सर जीके जीएस का। अब पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको यह पता चल जाएगा कि सर किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरा, अब सिलेबस के एनालिसिस को अगर आप देखेंगे तो करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स का तो सवाल पूछे ही जाएंगे। मेरे मित्र, जो आपका 6 महीना साल भर की स्पीडी की बुक आती है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट आपको उससे मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 5-6 क्वेश्चन में आप कितना भी पढ़ के जाइएगा तो चला जी 3-4 सवाल ही कर पाइएगा। तो सर वो आप 6 महीना और साल भर पढ़ के भी, 6 महीना और साल भर ना पढ़ के भी सर एग्जाम से कुछ दिन पहले आकर के कर लेंगे तो वो 5-6 सवाल में से आप 3-4 सवाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको डरना नहीं है। लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र डरते हैं, करंट अफेयर की क्लासेस उनको रोज चाहिए। भाई मेरे, जब करंट अफेयर्स एक स्टैटिक है और वो आपका किसी साल में किसी महीना में हुआ एक क्रमवार घटना है जो एक जगह संकलित होकर मिल जा रहा है, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो आपका समय बच रहा है उस पर बाकी के टॉपिक पर फोकस कीजिए। अब आगे अगर आप आएंगे तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है साइंस। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके इस एग्जाम में ऐसे तो सीधे सीधे साइंस से बात करोगे तो मात्र 6 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो आपको 10 से 11 सवाल मिल जाएंगे। ढंग से पढ़ के जाते हो 10-11 सवाल में से 8 सवाल आसानी से कर लोगे, तो 8-4-12 नंबर तो आपका ऐसे ही हो गया। अब बाकी के जो टॉपिक हैं मेरे मित्र, उस टॉपिक के लिए आपके पास सबसे बेहतर चीज क्या है, तो आपके पास कोई भी जीके जीएस का बुक है सर, उसको उल्टाइए और उसके स्टैटिक को आप पढ़ना चालू कर दीजिए। जो भी टॉपिक है उससे संबंधित जो कंसेप्ट है उसको लेना शुरू कर दीजिए, आपका जीके जीएस पे कमांड हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको यह पता चलते रहेगा कि किस टॉपिक से किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको जीके जीएस में भी कोई प्रॉब्लम होगा। एक बार आप पूरे सिलेबस को देख लो, बेसिक क्लियर कर लो और उसके बाद मेरे मित्र आप प्रैक्टिस लगाओ, मॉक लगाओ, आपको जो करना है करो। आपका रिजल्ट 100% सर जो स्कोर है वो बूस्ट होगा और रिजल्ट 100% श्योर रहेगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, ये पूरे टॉपिक अगर आप पढ़ते हो जो मैंने आपको बताया है सीबीटी 1 के लिए, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर सर आपका जनरल अवेयरनेस का हो, तो याद रखिएगा कि इन्हीं सभी टॉपिक से आपके सीबीटी 2 में भी एग्जाम पूछे जाने हैं। बस सीबीटी 2 में किस चीज का चेक किया जाएगा, आपके टाइम मैनेजमेंट का। लेकिन छात्र नहीं समझ पाते हैं, उनको चाहिए कि सर सीबीटी 2 में हम अलग से पढ़ लेंगे। अरे भाई वाह, ये है सेम कहानी, आपको सीबीटी 2 में भी पढ़ना है। सेम कहानी पूरे सिलेबस को मिलाओगे तो सेम चीज, एक एक चीज आपको सीबीटी 2 के लिए भी पढ़ना है। सर अंतर क्या है? अंतर मेरे मित्र टाइम मैनेजमेंट का है, जो मैंने आपको बताया। आप ध्यान देंगे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का सिलेबस सेम है। मेरे मित्र याद रखिएगा, अंतर सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम मैनेजमेंट का है। टाइम सीबीटी 1 में 1.5 घंटा दिया जाएगा और सीबीटी 2 में भी आपको 1.5 घंटे का दिया जाएगा। लेकिन यहां पे जो इस 1.5 घंटा में आपको फंसाया जाएगा वो कहां, तो सर जीके जीएस में जो 10 सवाल हैं उसको इंक्रीज करके सीबीटी 1 में 40 सवाल पूछे गए, अब यहां पे आपको 50 सवाल मिल जाएंगे। अब मैथमेटिक्स में सीबीटी 1 में 30 सवाल पूछे गए, यहां आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रीजनिंग में सीबीटी 1 में 30 सवाल पूछे गए, सर यहां आपको सर 35 सवाल पूछे जाएंगे। तो भाई मेरे यहां पे +10 और +5 यहां और +5 यहां, मतलब आपको
सीबीटी 1 में 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन करना था, यहां पे 1.5 घंटा में आपको 120 क्वेश्चन करना है। और मेरे मित्र पूरा का पूरा खेला किसका होगा? पूरा का पूरा खेला कंसेप्ट और एक्यूरेसी का होगा। और सिलेबस आपका क्या है? तो मेरे मित्र सिलेबस आपका सेम है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का। तो अगर आप डे वन से सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को फोकस रह करके तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, तो आप ये श्योर मानिए कि आपकी सफलता निश्चित होगी। अगर आप डे 1 से सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ चेक करने के तौर से एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं कि हाँ भर देते हैं, रिजल्ट हो जाएगा तो देख लेंगे, तो मेरे मित्र रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है। तो मैं बस इस सिलेबस एनालिसिस के थ्रू आप सबों को यही कहूंगा कि चलो जी, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सिलेबस को ध्यान में जरूर रखिएगा। ये न सिर्फ सीबीटी 1 में आपको मदद करेगा बल्कि आपको सीबीटी 2 में भी मदद करेगा। और एक बार अगर आप ढंग से अपने बेसिक को क्लियर करते हुए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए मेरे मित्र, अगर आप ढंग से पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आपको पूरे सिलेबस में कोई दिक्कत होगी, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, साइंस हो, किसी भी चीज में आपको दिक्कत आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस का एनालिसिस आप सबों को अच्छा लगा होगा, आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सिलेबस को समझ पाए होंगे और साथ ही ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। मेरे मित्र, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सीजन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।